करियर कैसे बनाऊं, करियर कैसे बनाऊं? एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या मेडिकल कोचिंग चुनूं या कॉलेज पढ़ने जाऊं? किस राह चलूं कि मंजिल को पा जाऊं? करियर कैसे बनाऊं, करियर कैसे बनाऊं? आप देख रहे हैं न्यूज 91 का खास कार्यक्रम करियर कैसे बनाऊं। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम करियर कैसे बनाए में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट साहब से जिन्होंने एक लंबी पारी इसी यूनिवर्सिटी में तय की है और अब सबसे बड़े पद पर पहुंचने के बाद इस यूनिवर्सिटी को नए आयाम पर ले जाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारा आशय है डॉक्टर संजय सिन्हा साहब से, जो सर पदमपत यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं हाल ही में और लंबे समय से इस यूनिवर्सिटी के साथ आप जुड़े रहें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं, कैसा सफ़र आपका रहा इस यूनिवर्सिटी के साथ? मैं तो वैसे पुराना सोल्जर हूँ जी जी, एक आर्मी ऑफिसर हूँ। जी जी, मैंने 26 साल फ़ौज में बिताया है, जी फ़ौज के आर्टिलरी डिवीज़न में, जी, और उसके बाद वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के मैं सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन किया था मुंबई में। जी वहाँ पे कुछ वक्फा गुजारने के बाद जी, मैंने जेके सीमेंट में नौकरी की जी और वहाँ तकरीबन मैं 1 दशक तक रहा। जी, और उसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद जी, उन्होंने मुझे यहाँ पे पुनः एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। जी, बट ऐसा नहीं है कि मैं जब जेके सीमेंट में था तो तब इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं था। जी, मैं वहाँ पे एज ए हेड ऑफ़ एजुकेशन, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी और जेके सीमेंट के जो तमाम स्कूल्स और आईटीआई है, तो उन सबका जो कार्यभार है वो मेरे अंडर में ही था। जी, और जब वहाँ से मैं फाइनली रिटायर हो गया जी, तो मैं अपने आप को रिटायर करके फिर यहीं पे आ गया हूँ। जी, और ये पूरा जो माहौल है मेरे लिए कोई नया नहीं है। जी, और बट पहले जब मैं इसको थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से देख रहा था, यूँ कह लीजिए, या एक अपर पेडेस्टल से देख रहा था, जी। तो अब यहाँ पे मैं और एकदम बिल्कुल हैंड्स ऑन अभी उसको देखूँगा। तो जैसा सर ने बताया कि अब सीधा और एक बड़ी जिम्मेदारी आप निभाना शुरू कर चुके हैं सर पदमपत यूनिवर्सिटी के साथ, और आपने जैसा बताया कि लंबे समय से इसी की जो एक ब्रांच है जिसे जेके सीमेंट, यानी उस सीमेंट फैक्ट्री की वजह से इस यूनिवर्सिटी को वजूद में लाया गया था। तो सर ख़ास अगर हम बात करें सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी की विज़न की, तो इस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे जो बड़ा विज़न था वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, विज़न तो ये था कि जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़े जी, वो अपने आप को इस लायक बने जी, कि वो आगे चल के पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जी, अपने आप को सक्षम पाए। जी, ठीक है। अब इसको आप बहुत तरह से लोग पेश करते हैं, कोई बोलता है इंडस्ट्री रेडी, जी, बट वो बड़ा एक संकुचित सा समावेश है उस चीज़ को देखने का। जी, बट यूँ कहें कि किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, जी, किसी को किसी इंडस्ट्री में जाना है, या किसी को अपने फादर के बिजनेस में जाना है, जी, जी, तो वो जो जहाँ भी जाएं या जो भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जी, वो वहाँ पे सक्षम रहें। जी, और सक्षम वो तभी होगा जब उसमें जो शिक्षा है, जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो नई पढ़ाई की जो नए एवेन्यूज़, जो नए फील्ड्स खुल रहे हैं, तो उन सब से अवगत रहें। और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, उनको अपना जो भी क्षेत्र में है, चाहे वो निजी बिजनेस ही क्यों नहीं है, या परिवार का बिजनेस है, या एज ए एंटरप्रेन्योर है, तो उसको अपने जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें किस तरह से उसका सदुपयोग करते हुए उसमें और कैसे बढ़ोतरी कर सके। ठीक है। तो ऐसा हमारा लक्ष्य है कि उन लोगों को हम उस लायक बनाएं, एंड अल्टीमेटली तो ये भी है कि वो एक देश के अच्छे नागरिक बने और देश की अच्छे से सेवा करें, ताकि जो एक आम जनता है और जिस भी समुदाय से, जिस भी कुनबे से, जिस भी
क्षेत्र से वो आए जी। हैं, तो उनके लिए आगे चल करके जब वो खुद सक्षम हो तो आगे चल कर उनके लिए भी कुछ योगदान दे सके। तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का एजुकेशन पूरा करने के बाद बच्चों और पेरेंट्स में एक जद्दोजहद इस बात की हमेशा बनी रहती है कि पेरेंट्स गाइड करते हैं कि वो इस स्ट्रीम में जाए और बच्चा ये कोशिश करता है कि उसकी पसंद की स्ट्रीम उसे मिले। ऐसे में क्या इम्पोर्टेंट होता है, किस तरह से दोनों में समन्वय बिठाते हुए उस स्ट्रीम को चुनना चाहिए जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। सर, किस तरह से इस जद्दोजहद को दोनों में तो देखिए, हमारा क्या है, हमारा लक्ष्य ये रहता है कि जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आता है, चाहे वो खुद ब खुद आए या अपने पेरेंट्स के साथ आए, बट जैसा रहा है अभी तक का रुझान वो ये है कि जनरली अपने वो माता पिता के साथ आते हैं, दोनों के साथ ही आते हैं यहाँ पे। और हम माता पिता से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हमारा मेन रहता है कि हम बच्चे से पूछें कि आपका क्या इंटरेस्ट है। अब चूँकि ग्रेजुएशन लेवल में जो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई है, उस लेवल में क्या होता है कि विषय तकरीबन बिल्कुल चेंज हो जाता है जो आपने 12th तक पढ़ा है। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आपने जो विषय पढ़ा है अपने स्कूल में, तो उनमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, किस चीज़ में आपको रुचि आई, और उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि फिर आप उस चीज़ को आप चुनिए। जैसे अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, फिज़िक्स में अच्छा है, तो हम बोल सकते हैं कि भी ठीक है, आप बीटेक के एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आप बीटेक के लिए जाएं, ठीक है। और उसमें भी जिसका सेंस ऑफ लॉजिक, रीजनिंग अच्छा है, तो हम बोल सकते हैं कि आप उसमें आप बीटेक में एआई में जाएं, इसमें कंप्यूटिंग में जाएं, ठीक है। आप साइबर सिक्योरिटी में जाएं, आप जनरेटिव एआई पढ़ें, मतलब जो जिसमें थोड़ा सा लॉजिक एंड रीजनिंग का ज़रूरत है। और अगर बच्चा समझता है कि वो मतलब हिसाब किताब में, मैथ्स में थोड़ा सा मध्यम है, तो ठीक है, वो बीबीए कर ले, ठीक है। या आपके पास बी डिज़ाइन है, या अगर वो लॉयर बनना चाहता है तो हमारे पास 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स है और उसमें हम बीबीए के साथ दे रहे हैं, तो वो बीबीए एलएलबी है, तो वो भी कर सकता है। तो इस तरह से जो बच्चे का जो ओरिएंटेशन है, हम उसको भांपने की कोशिश करते हैं। और जनरली पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना जो मैंडेट है वो बच्चे के ऊपर ना थोपें, ठीक है। आप बच्चे को खुद डिसाइड करने दें, और जो बच्चे का जो एक्चुअल पैशन है, जो बच्चे की एक्चुअल कॉलिंग है, आप उसके हिसाब से उसको अपना जो फर्दर स्टडीज़ है उसको आप उसको परस्यू करने दें, उसको आप उसको चलाने दें। बहुत खूबसूरत बात सर ने बताई कि बच्चे की खुद की जो इच्छा है उसको सर्वोपरि रखा जाता है और उसके आधार पर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है इस यूनिवर्सिटी में। सर, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और पूरी दुनिया की नज़र भारत के युवाओं पर है। विदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगातार फोकस कर रही हैं कि जो युवा है वो वहाँ आकर पढ़े, और बच्चों में भी इस चीज़ का थोड़ा कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि क्रेज़ कि बाहर जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उनके लिए कई बार आसान नहीं होता, बहुत मुश्किलें होती हैं। ऐसे में जो पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी है उसमें अगर वो दाखिला रहते हैं तो किस तरह के टाई अप्स जो है, या विदेश में जो पढ़ना या विदेश में काम करने का उनका सपना है, वो कितना हद तक पूरा हो सकता है? देखिए, विदेश में पढ़ने के लिए तो हमारे पास से डायरेक्ट कोई टाई अप नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, ये है कि जो यहाँ पे वो अपना वक्फा बिताएंगे, वो 3 साल 4 साल का है, या अगर इंटीग्रेटेड कोर्स में है तो 5 साल का है, तो तकरीबन हमारे पास जितने भी मतलब मोटे तौर पे अगर माना जाए तो 20 से 25 यूनिवर्सिटी से टाई अप है, जो कि केवल करिकुलम एक्सचेंज है, और जो अपना रिसर्च है या प्रोजेक्ट बेस है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे उन यूनिवर्सिटी से टाई अप है। और उनके जो फैकल्टी है वो उनके को गाइड रह सकते हैं, उनके गाइड रह सकते हैं। तो यहाँ पे उनको एक एडवांटेज मिलता है कि दूसरे देशों में या विदेश में वहाँ की पढ़ाई की क्या शैली है, वहाँ पे रिसर्च का क्या शैली है, या ओवरऑल वहाँ पे जो सेम करिकुलम है उसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक ब्रॉड बेस्ड एक दिमाग खुलता है बच्चे का।
और वैसे भी एक झिझक निकलता है जब वो फॉरेन के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि वहाँ की जो पढ़ाई की शैली है और यहाँ की जो शैली है, दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। तो वहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलता है। अदरवाइज़ जो हमारा कोई डायरेक्ट टाइप किसी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है जहाँ की यहाँ से पढ़ाई के बाद वो वहाँ पे मास्टर्स के लिए जा सके, उसको तो फिर किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही उनको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ पे एक्सपोजर का बात है, चाहे वो मलेशिया है, सिंगापुर है, आपको वियतनाम है, थाईलैंड है, जापान है, यूएसए है, तो इन सब जगहों पे हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, इमर्शन प्रोग्राम भी होता है, जहाँ बच्चे ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाते हैं, 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए ऐसे जाते हैं और वो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट कोर्स करके या वहाँ पे जो भी लर्निंग हासिल करके तो वहाँ पे वापस आते हैं। उनके साथ फैकल्टी भी जाती है हमारी। ठीक है, अभी बच्चे हमारे जा रहे हैं CUC में, चिबा में, जापान। ठीक है, इससे पहले इंती मलेशिया में गए थे, उससे पहले हमारे अभी थाईलैंड से और ताइवान और आपका वियतनाम से प्रोफेसर्स यहाँ पे आए हुए थे, विजिटिंग प्रोफेसर्स आए हुए थे। तो उनके एक्सपर्ट लेक्चर्स होते हैं, उनके कन्वेंशंस होते हैं। तो ऐसे तरह से जो आप जिस विदेशी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनके तमाम एक्सपोजर उनको यहाँ पे मिलता है। हाँ, लेकिन हम डायरेक्टली उनको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिलाते हैं। सर, मेरा आशय वैसे प्लेसमेंट की तरफ था, क्योंकि विदेश में प्लेसमेंट का बिल्कुल क्या ऑप्शंस यहाँ से नहीं, बिल्कुल। तो विदेश में अभी तो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ही बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, और बखूबी जा रहे हैं। लेकिन जो आपको बिल्कुल US हो गया या कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हुआ, तो वहाँ पे मैंने ये देखा है कि बच्चे डायरेक्टली तो नहीं जाते हैं। वो पहले, अगर आप हमारे नीचे जो एडमिशन रूम में देखा होगा, तो वहाँ पे जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ हैं, वर्ल्ड के जो टॉप 7 कंपनीज़ हैं, ज़्यादातर उसमें सब के सब AI से रिलेटेड है। तो उन तमाम में हमारे बच्चे हैं और सब में काफ़ी बच्चे हैं हमारे जो एक्स एलुमनाइज हैं। बट यूँ कहें कि वो डायरेक्टली हमारे यूनिवर्सिटी से उनमें चले गए, ऐसा नहीं है। वो पहले इंडियन कंपनीज़ में, जैसे TCS में, इन्फोसिस में, HCL में, ऐसे कंपनियों में पहले उनको एक्सपोजर मिलता है। जब यहाँ पे 2-4 साल नौकरी कर लेते हैं, तो फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं, वैसे कंपनियों में चले जाते हैं अपने आगे एस्पिरेशन के हिसाब से। तो ये ऐसा तो है ही, और बहुत सारे एलुमनाइज हैं और उनको हम यहाँ पे बुलाते भी हैं जो ओरिएंटेशन होता है उसके समय में, ताकि बच्चे उनकी जर्नी से सीख सके कि वो उनका कैसे सफ़र रहा है अभी तक का, और वो इंस्पायर्ड हो सके कि उनके जैसे बनने की वो कोशिश करें। तो ऐसा रहता है हमारा। सर, एक सवाल, क्योंकि आम पब्लिक के लिए हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है, कई बार उनमें होनहार बच्चे भी होते हैं, पर ऐसी भव्य यूनिवर्सिटीज़ को देखने के बाद उन्हें लगता है कि काश मेरा भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता। तो क्या कुछ अच्छे होनहार बच्चे जिनके अच्छे परसेंटेज लाने वाले, उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल है। इनफैक्ट आप तो होनहार की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत आगे हो जाता है। हाँ, अदरवाइज़ राइट फ्रॉम जो जिनके 60% नंबर भी आए हैं, जो आजकल के ज़माने में बहुत ही आम बात है। मतलब जब हम पढ़ते थे तो 60 साल वाले जो है वो टॉपर्स होते थे। तो अभी के हिसाब से अगर 60% भी आ रहा है तो उनको हम 30% स्कॉलरशिप देते हैं, और ऑब्वियसली जो 90% है और अबव है तो वो 60% तक भी चला जाता है कोर्स फी के। और उसके अलावा अगर वो JK सीमेंट का वार्ड है तो उसको 5% एक्स्ट्रा मिलता है। और हम हमेशा से जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, तो जो गर्ल चाइल्ड है तो उसको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, चाहे उसको 60% का भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, लेकिन अगर उसका जो मार्क्स बेसिस है, अगर वो 60% के स्कॉलरशिप के लिए है, तो उसमें हम एज ए गर्ल चाइल्ड उसको 5% एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है जो गर्ल चिल्ड्रन को भी बढ़ावा देने का। जेंडर इक्विटी की बात चल रही है, जेंडर डाइवर्सिटी की बात चल रही है जिस तरह से, तो इस सब को हम भी बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द
हमारे यूनिवर्सिटी में भी जो हमारा जो रेशियो है गर्ल चाइल्ड का और बॉयज़ का, वो रेशियो में सुधार आए। ठीक है, आज के दिन भी हम बुरे नहीं हैं, मतलब अगर बाकी इंस्टीट्यूशंस को देखा जाए तो हम तकरीबन आज के दिन में 20-25% पे हैं। बट आगे चल के मैं समझता हूँ कि मेरा ऐसा लक्ष्य है कि तकरीबन आगे वाले 3 सालों में मैं इसको 50% तक ले जाऊँ, तब जाके कहीं पे मैं मांगूँगा कि एक्चुअल ये जेंडर इक्विटी मतलब मेंटेन हो पा रही है। हाँ, अगर लड़कियां आगे चले जाए तो और भी अच्छा है। आप देख ही रहे हैं, अभी आप CBSE टॉपर, ICSE टॉपर, सभी आपको सिविल सर्विसेज टॉपर, और अब तो आपको इवन NDA की टॉपर, मतलब फोर्सेस में भी सोर्ड ऑफ ऑनर और आपको गोल्ड मेडलिस्ट, ये सब लड़कियां हैं। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत हम अच्छे दिशा में चल रहे हैं और बहुत अच्छा समय चल रहा है हमारे देश के लिए। और जिस तरह से हमारे पूरे देश में जो युवा का डिविडेंड है, जिसको यूथ डिविडेंड हम कहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मतलब बात है कि ये हमारे जो युवा हैं ये, और ख़ास तौर पे जो नारी हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और देखिए, जब एक लड़की पढ़ती है ना तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है, ठीक है, और उसके पूरे परिवार में जो है एक जो है कि एक संस्कृति जागती है, एक पढ़ने का रुझान जागता है, आगे अच्छा करने का जज्बा आता है। ठीक है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लड़कियों को बढ़ावा दें और वो आगे बढ़ चढ़ करके हर क्षेत्र में एक्सेल करे, तो ये बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत रीज़न सर ने बताया कि 50% तक गर्ल्स चाइल्ड इस क्षेत्र में आगे आ जाएं। ये कोशिश डॉक्टर सिन्हा साहब खुद रखते हैं और यही मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी भी चाहती होगी। सर, अगर विज़न की बात करें और फैकल्टीज़, दोनों मैं चाहता हूँ शॉर्ट में, फैकल्टीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोग डिसाइड करने में लगे रहते हैं, लेकिन कैसे चयन करें। और अगर हम पद्म पत सिंघानिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो फैकल्टीज़ को किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि लोगों को समझ में आए कि यहाँ और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा फ़र्क जो है वो ये है? देखिए, फैकल्टीज़ की पहचान होती है कि उनका जो रिसर्च का इंडेक्स है वो कितना बेहतर है। ठीक है, वो खुद कितना पढ़ रहे हैं, वो खुद कितना जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए इनोवेशंस हैं, और जो साइंटिफिक चेंजेस आ रहे हैं, चाहे आप देख लीजिए आज के समय में जैसे AI है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, ये आपको डिफेंस में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो खुद कितना पढ़ रहे हैं, उनका खुद कितना अध्ययन है उसके पीछे। तो ये जो हम देखते हैं उसका जो आकलन होता है कि उसका जो स्कॉलस्टिक इंडेक्स है, उसका जो H इंडेक्स है वो कैसा है। तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारी यूनिवर्सिटी का H इंडेक्स मतलब कहाँ आज से 3.5-4 साल पहले केवल 5 था, 5 H इंडेक्स था। आज के दिन में वो 35 H इंडेक्स है, जो कि किसी भी माप से बहुत अच्छा है। और जो दूसरी बात है कि आज के दिन में हमारे 2 प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड के 5% साइंटिस्ट में उनका नाम आता है, और 2 और साइंटिस्ट हैं जिनका कि वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, और वर्ल्ड के 10% साइंटिस्ट में उनका नाम आता है। और इंडिविजुअल H इंडेक्स अगर हम बोले तो इंडिविजुअल H इंडेक्स, तो उसमें एक प्रोफेसर का हमारा इंडिविजुअल H इंडेक्स जो है वो 51 है। हाँ, वो मतलब आप देखिए कि जो हमारे अच्छे से अच्छे जो IITs जो जिनका सब काफ़ी नाम है और गवर्नमेंट से तमाम फंडिंग आती है उनको, तो और अच्छे बच्चे जाते हैं, बिकॉज़ जिनके अच्छे नंबर होते हैं वही वहाँ पहुँच पाते हैं वो टेस्ट के अलावा, तो उनमें ऐसा H इंडेक्स देखने को मिलता है। तो वो हमारे इस उदयपुर जैसे शहर में है। दूसरा है अभी हाल फिलहाल जो एक ग्लोबल रेटिंग कंपनी है QSI गेज, तो वहाँ पे हमको अगेन ये टीचिंग और हमारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हमको जो ओवरऑल ग्रेडिंग मिला है, रेटिंग मिला है रादर, वो हमको गोल्ड रेटिंग मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और पूरे राजस्थान में
केवल 2 ही यूनिवर्सिटी हैं जिनको कि QS आई गेज का गोल्ड रेटिंग है, और उसमें एक अपना सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी है जिसको हम SPSU के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी आपने बताई कि 3.5-4 साल पहले जिस यूनिवर्सिटी का H इंडेक्स 5 था, आज वो 35 क्रॉस कर चुका है। और कई ऐसे प्रोफेसर्स के बारे में आपने बताया जो विश्व के जो 10% में आप 4 आते हैं। बहुत बड़ी बात आपने बताई सर यूनिवर्सिटी की। थोड़ा सा क्योंकि अब चलते चलते हम भी चाहते हैं कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो यहाँ एक बार आएँ, कम से कम यूनिवर्सिटी को विज़िट करें। और देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में एक बार अंदर आ गया, कदम रख लिया, वो कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना केवल जो एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपको घुसते ही एक अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ, ये मेरे लिए एक अच्छा वातावरण है, मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए, हरियाली है, सारे लैब्स वेल इक्विप्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम उम्दा है, और क्लासरूम्स बड़े अच्छे हैं। मतलब सारे जो टीचिंग के जो सहायक जिसको हम मानते हैं, टूल्स जो मानते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है, और हम बराबर बेहतर करते रहते हैं। जैसे अभी हमने अपना एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी का भी हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। हमने एक दी फाउंड्री के नाम से भी SPSU का एक जो इनोवेशन के लिए और नया स्टार्टअप के लिए हमने एक सोसाइटी रजिस्टर किया है। तो ऐसा हम हर कुछ वो करते हैं जहाँ पे कि बच्चे क्या है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वो जो भी विषय पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में अपने फैकल्टीज़ को देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इससे मतलब उनको खुद ही वो जजमेंट एक ले सकते हैं कि ये वो कैसे यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे और कैसा यूनिवर्सिटी SPSU है। तो वो तो है ही है, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट इन सब के बावजूद जो बच्चा आ जाता है, और कई बार अच्छे नंबरों से भी आने के बाद वो एक बार जो एक स्कूल के माहौल से यूनिवर्सिटी के माहौल में जब आते हैं बच्चे, तो कई बार वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो उसको हमने बहुत यंग में उस चीज़ को, जिसको बोलते हैं ना निप इन द बर्ड, उसको जल्दी से उसको पकड़ लेना चाहते हैं हम, और उसके लिए हमने एक करियर डेवलपमेंट सेल बनाया हुआ है। तो करियर डेवलपमेंट सेल क्या है, राइट फ्रॉम जो उसका पहला एग्ज़ाम होगा, मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसका जो सरप्राइज़ टेस्ट होगा, क्विज़ टेस्ट होगा, इन सब के का जो मार्क्स है वो करियर डेवलपमेंट सेल में खुद ब खुद आ जाता है हमारा ERP के थ्रू। और वहाँ पे फिर हम बच्चों का, हमारे जो काउंसलर्स है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, उनसे भी हम आकलन करना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चे का रुझान किधर है, इसको जो विषय लिया है इसी में कहाँ पे और फोकस करना है, और उसी हिसाब से हम उनको एक थोड़ा सा मेंटरशिप प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। किसी बच्चे को मान लीजिए स्टेज फियर है, कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, कोई हिंदी मीडियम से आया है, उसको अंग्रेजी में तंगी है, हाँ, तो इन सब चीज़ों को हम ना कि लास्ट 6 मंथ्स में उस पर ध्यान दें कि अब भाई उसको जॉब में जाना है या अब यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहा है तो इस पे तवज्जो दे, बजाय उसके हम उसको राइट फ्रॉम डे 1 समझिए कि मतलब पहले मंथ से ही हम उसको एक असेसमेंट में लगा देते हैं, मतलब हमारे तरफ से, और उसका एक डोजियर खोल देते हैं जहाँ से कि उसका एक कांस्टेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। और जिस बच्चा जिस चीज़ में हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी थोड़ी सी ढिलाई आ रही है तो हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। और उस सब के अलावा जैसे उसका अटेंडेंस है, उसकी मार्क्स है, वो तो हम उनके पेरेंट्स को भेजते ही हैं ताकि उनको भी पता चले कि हाँ बच्चा जाके वहाँ पढ़ाई कर रहा है। अनदर बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे यूनिवर्सिटी का है कि हमारे ऑलमोस्ट 50 to 60% जो प्रोफेसर्स है वो यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, उनको यहीं पे क्वार्टर मिला हुआ है। तो बच्चे को ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाना है, अगर ऑफ टाइम में किसी से मिलना है या कोई विषय में उसको और डिटेल में जानकारी लेनी है या जिसको लग रहा है कि इसमें मेरी कुछ कमी पेशी है, तो वो उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज वो तो इधर ही रह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है।
तो बहुत बड़ी बात जैसा प्रोफेसर साहब ने बताई, डॉक्टर सिन्हा साहब का कहना है कि 60% से ज़्यादा प्रोफेसर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में रहते हैं। ऐसे में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ रहकर ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका मेंटर या आपके टीचर्स आपके आसपास 24 घंटे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो परिवार की एक कमी है वो दूर होती है और किसी भी समय आप टीचर से जाकर अपनी क्वेरी को पूरा कर सकते हैं। चलते चलते सर, आपने पिछले 5 साल में इतनी बड़ी बेहतरीन ग्रोथ के बारे में बताया, आने वाले 5 साल में क्या विज़न यूनिवर्सिटी का आपको दिखाई देता है? जो इसमें एक अच्छाई भी है और एक डर भी है। अच्छा। तो अच्छाई ये है कि जब मैं देखता हूँ ख़ास तौर पे जिस तरह से अपने देश में सरकार, देखिए सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास होता है, तो सरकार किस क्षेत्र में पैसा लगा रही है? तो सरकार पैसा लगा रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट्स पे, ठीक है, रोडवेज़ में, वाटरवेज़ में, ठीक है, और एफॉरेस्टेशन में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में। तो इससे हमको क्या क्लू मिलता है? जो एक इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा है, हमें क्लू मिलता है कि हम यही इंडस्ट्री आगे चल के फ्लरिश करेगी, तो हमको इससे ही जुड़े हुए कोर्सेज चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जहाँ पे भय या संशय होता है कि जो चेंज है वो इतना ज़्यादा रैपिड है और जो वो इतना टेलीस्कोप हो गया है। जैसे देखिए पहले एक हरित क्रांति आई, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर कम्युनिकेशन का एज आया। तो जैसे हरित क्रांति कोई 30-40 साल लगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल एज कोई 10-20 साल चले, सॉरी 20-30 साल चले, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एरा है वो समझिए 10 से 15 साल चला। तो अब ये जो एआई का युग आएगा तो मुझे नहीं पता अभी, और ना कोई अभी प्रिडिक्ट कर सकता है सर्टेनिटी के साथ कि जो पेस ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कितना फास्ट होगा और हम किस दिशा में जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हम जज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे थोड़ा सा भय लगता है कि अभी से हम उस बच्चे को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता ही नहीं है। हाँ, बट जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा डाल रही है वो चीज़ विजिबल है मुझे, और उसकी तरफ हम एकदम संजीदा हैं और वैसे कोर्सेज हम रन भी कर रहे हैं और आने वाले साल में हम और भी ऐसे चालू करेंगे, क्योंकि मैं खुद उसके बारे में संजीदा हूँ, तो मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है। तो बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई सर। बहुत सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला और ऐसे सवालों के जवाब दिए जो आम जो पब्लिक है उनके जहन में अक्सर उभरते रहते हैं। और विज़न के बारे में भी सर ने बताया कि आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी या दूसरी जो विधाएँ हैं जिनमें आगे बड़ी संभावना है, उन कोर्सेज पे फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा इस यूनिवर्सिटी से जुड़ता है तो उसके फ्यूचर को लेकर न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि पूरा स्टाफ, पूरी टीम है वो फोकस है, और कोशिश उनकी ये है कि पूरी तरह उस बात पर ख्याल रखा जाए कि कितना उसमें आगे स्ट्रेंथ है और कितनी उसमें डर है, उस पर भी फोकस पूरी तरह से है। तो स्वॉट एनालिसिस जिसे कहते हैं उसे भी लगातार किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में उस जगह ले जाकर खड़ा किया जाए जहां आप खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और एक उज्जवल भविष्य की तरफ आपका राह जो है वो आगे बढ़ सके। उम्मीद करते हैं आपको प्रोफेसर साहब डॉक्टर संजय सिन्हा साहब जो खुद कर्नल भी हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों से एक फ़ायदा मिलेगा और एक अच्छी यूनिवर्सिटी को चयन करने में इस इंटरव्यू से आपको मदद मिलेगी। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को, और एक बार फिर दिल से शुक्रिया सर, बहुत जय हिंद। आपने कीमती समय नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। करियर कैसे बनाऊं? एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या मेडिकल कोचिंग चुनूं या कॉलेज पढ़ने जाऊं? किस राह चलूं कि मंजिल को पा जाऊं? करियर कैसे बनाऊं? आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 का खास कार्यक्रम करियर कैसे बनाऊं। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।